हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते बायोलॉजी स्ट्रेस सीरीज का पार्ट नंबर 5 ये रहने वाला है और इसमें हम क्लियर करेंगे यहाँ एक टॉपिक, स्पेशल टॉपिक के बारे में अगर बात करते हैं तो सेल। ठीक है, सेल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको यहाँ पर लिया गया है, तो उनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोशिका का संचालक केंद्र कौन होता है? ये आपको बताना है। अर्थात यहाँ कोशिका के होने वाले, ठीक है, कोशिका में होने वाली जितनी भी जो क्रियाएं होती है, ठीक है, उन सभी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि कोशिका का संचालक केंद्र किसे माना जाता है? लवक को, केंद्रिका को, प्रोटोप्लास्ट को, फिर केंद्र को? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। लवक, केंद्रिका, प्रोटोप्लास्ट फिर केंद्र। कोशिका का संचालक केंद्र कौन होता है? तो आपको पता होगा यार, अगर बात करें संचालक केंद्र, अर्थात यहाँ कोशिका में जितने भी जो संपूर्ण क्रिया होती है उनको नियंत्रित किया जाता है केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है? ठीक है, जीन विनिमय, तो ये आपको बताना है कि जीन विनिमय होती है ये किस अवस्था में होती है? लेप्टोटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, जाइगोटीन में होता है, फिर इनमें से किसी में नहीं। अर्थात यहाँ जो जीन विनिमय होती है, ठीक है, जीन विनिमय जो क्रिया होती है ये कौन सी अवस्था में होती है? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आएंगे कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है? लेप्टोटीन में, डिप्लोटीन में, जाइगोटीन में, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यार अगर आप सोचते हैं जीन विनिमय के बारे में, तो जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होती है? यार ये होती है डिप्लोटीन अवस्था में। किस में होती है यार? डिप्लोटीन अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पादप कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अर्थात यहाँ सबसे पहले जो प्लांट सेल है इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था? ये आपको बताना है। एक कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। एंटोन वान ल्यूमेनहोफ के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, फिर कोहेन के द्वारा? जल्दी से आएंगे, प्लांट सेल को सर्वप्रथम किसने देखा था? एंटोन वान ल्यूमेनहोफ ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर कोहेन ने? जल्दी से बताइए, प्लांट सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो आपको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है यार। अगर आप सोचते हैं प्लांट सेल, तो सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा देखा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं, यीस्ट कोशिका में, यीस्ट कोशिका में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है? जल्दी से बताएंगे, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, या फिर एंडोमाइटोसिस? जल्दी से बताएंगे, यीस्ट कोशिका में किसके बारे में पूछा गया है? यीस्ट कोशिका में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी, या फिर डी? एमाइटोसिस देखने को मिलता है, माइटोसिस, मियोसिस, या फिर एंडोमाइटोसिस देखने को मिलता है? जल्दी से यीस्ट कोशिका में, यहाँ अगर आप सोचते हैं यीस्ट कोशिका में तो किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है? इसमें आ रहा है एमाइटोसिस। किस प्रकार देखने को मिलता है? एमाइटोसिस विभाजन देखने को मिलता है यीस्ट कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमने इसे सोल्व भी किया लिया है, और ये क्वेश्चन यार बार बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आनुवंशिकी गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जल्दी से बताएंगे कि आनुवंशिकी गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा, सटन और बोवेरी के द्वारा, बेटसन व पुन्नेट के द्वारा, फिर बिडल और टर्टम के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कि आनुवंशिकी गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा, सटन और बोवेरी के द्वारा, बेटसन और पुन्नेट के द्वारा, फिर बिडल और टोटम के द्वारा? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ अगर आप आनुवंशिक गुणसूत्र सिद्धांत, तो ये दिया गया था सटन और बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे? यहाँ आनुवंशिक गुणसूत्र सिद्धांत ये दिया गया था सटन और बोवेरी के द्वारा। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे न्यूनकारी विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखे हैं, समसूत्री विभाजन में होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, न्यूनकारी विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि न्यूनकारी विभाजन किसमें देखने को मिलता है? समसूत्री विभाजन में, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, फिर असूत्री विभाजन में? जल्दी से बताएंगे कि न्यूनकारी विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन में होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में होता है, या फिर असूत्री विभाजन में होता है? जल्दी से बताएंगे न्यूनकारी विभाजन किस में देखने को मिलता है? यहाँ अगर आप सोचें न्यूनकारी विभाजन, तो ये देखने को मिलता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में। किस में देखने को मिलता है यार? हाँ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में न्यूनकारी विभाजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम देखा था, अर्थात किसकी खोज की थी, ऐसे भी मान सकते हो। तो जल्दी से रॉबर्ट ब्राउन का संबंध किससे होता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, सर्वप्रथम किसको देखा था, या फिर रॉबर्ट ब्राउन का किससे संबंध होता है? ठीक है, दोनों तीनों टाइम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी का राइट आंसर एक ही होगा।
तो जल्दी से बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम किसको देखा था, केंद्रिका को, गुणसूत्र को, केंद्रक को या फिर लवक को। जल्दी से बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है, केंद्रिका से, गुणसूत्र से, केंद्रक से या फिर लवक से। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, यहाँ रॉबर्ट ब्राउन का संबंध किससे होता है, केंद्रक से होता है, क्योंकि यहाँ अगर पूछा जाता है केंद्र की खोज, तो केंद्र की खोज किसने की थी, यहाँ रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वह रासायनिक पदार्थ जिससे प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि वह रासायनिक पदार्थ कौन सा है जिससे यहाँ प्राथमिक कोशिका भित्ति की निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है ये आपको बताना है। लिग्निन के द्वारा होता है, सुबेरिन के द्वारा होता है, सेलुलोज के द्वारा होता है, फिर पेक्टिन के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे कि वह रासायनिक पदार्थ कौन सा है जिससे यहाँ प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। लिग्निन होता है, सुबेरिन होता है, सेलुलोज होता है, फिर पेक्टिन होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति का या निर्माण किस रासायनिक पदार्थ से होता है। तो कौन सा होता है, हाँ अगर आप पूछता है प्राथमिक कोशिका भित्ति तो इसका निर्माण होता है सेलुलोज के द्वारा। किसका होता है यार, हाँ सेलुलोज के द्वारा प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है कि पेक्टिन की बनी, ठीक है, पेक्टिन की बनी संलग्न कोशिका को जोड़ने वाली परत को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रखा है जोड़ने वाली परत कौन सी होती है, अर्थात है ना जो पेक्टिन की बनी कोशिकाएं होती है तो इनको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि इनको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, द्वितीय भित्ति के द्वारा, मध्य पट्टिका के द्वारा, प्राथमिक भित्ति के द्वारा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि पेक्टिन की बनी संलग्न कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत कौन सी होती है, अर्थात इनको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, द्वितीय भित्ति के द्वारा, मध्य पट्टिका के द्वारा, प्राथमिक भित्ति के द्वारा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यार अगर आपसे पूछता है ये जो पेक्टिन की बनी जो संलग्न कोशिकाएं होती है तो इनको जोड़ने का कार्य किया जाता है मध्य पट्टिका के द्वारा। कौन सी परत होती है, हाँ इनको जोड़ने की जो परत होती है वो होती है मध्य पट्टिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, अर्थात यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नाम क्या होता है, इसको किस नाम से अदर से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, लाइसोसोम होता है, कॉन्ड्रियोसोम होता है, पेरोक्सिसोम होता है, फिर लियोकॉन्ड्रिया होता है। जल्दी बताएंगे कि मायोकॉन्ड्रिया को किस नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है, पेरोक्सिसोम के नाम से जाना जाता है, फिर लियोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। जल्दी बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नाम क्या है, लाइसोसोम्स, कॉन्ड्रियोसोम, पेरोक्सिसोम या फिर लियोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नाम क्या होता है, कॉन्ड्रियोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा है केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का पुनः प्रकट होना और गुणसूत्र का लंबा पतला होना। ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्टेज होती है, ठीक है, जो अवस्थाएं होती है तो उनके एक स्पेशल क्राइटेरिया दे रखा है, एक स्पेशल आ रहा है उसकी विशेषता दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बतानी है अवस्था का नाम। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनः प्रकट होना और गुणसूत्र का लंबा पतला होना। ठीक है, यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं विशेषता कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनः प्रकट होना और गुणसूत्र का लंबा पतला होना। तो ये किससे संबंधित होती है, एनाफेज से, मेटाफेज से, प्रोफेज या फिर टेलोफेज से। जल्दी बताएंगे कि ये कौन सी से संबंधित होती है, एनाफेज से, मेटाफेज से, प्रोफेज या फिर टेलोफेज से। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का पुनः प्रकट होना और गुणसूत्र का लंबा पतला होना तो ये किस अवस्था से संबंधित होते हैं यार, हाँ ये होती है, ये संपूर्ण क्रिया होती है, अर्थात ये जो मुख्य विशेषता होती है ये होती है टेलोफेज की। किसकी होती है, टेलोफेज की होती है। टेलोफेज में यहाँ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होती है और गुणसूत्र लंबे पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जीन विनिमय, अर्थात यानी विनिमय क्या कहलाता है, विनिमय होता क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे कि गुणसूत्र का डुप्लीकेशन होता है, आनुवंशिक पदार्थ का अदला बदली होता है, गुणसूत्रों में सहलग्नता होता है या फिर आनुवंशिक पदार्थों का न्यूनीकरण होता है। जल्दी बताएंगे विनिमय क्या होता है। ठीक है, विनिमय यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो जल्दी बताएंगे जीन विनिमय आप मान सकते हो। तो यार हाँ विनिमय क्या होता है, जल्दी बताएंगे कि विनिमय होता क्या है, गुणसूत्र का डुप्लीकेशन होता है, आनुवंशिक पदार्थ की अदला बदली होती है, गुणसूत्रों में सहलग्नता को दर्शाता है या फिर आनुवंशिक पदार्थों का न्यूनीकरण होता है। जल्दी बताएंगे विनिमय होता क्या है। तो हाँ अगर आपसे विनिमय के बारे में तो विनिमय क्या होता है, हाँ जीन, ठीक है, यानी आपसे पूछा जाता है जीन विनिमय। तो जीन विनिमय क्या होता है यार, आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली होना ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है या फिर विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है, एक और बार देख लीजिए कि आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली क्या कहलाता है, आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली ही जीन विनिमय या फिर विनिमय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित जीव द्रव्य झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे टोनोप्लास्ट के नाम से, प्रोटोप्लास्ट के नाम से, पेरीप्लाज्मी के नाम से या फिर प्लाज्मोलेमा के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे टोनोप्लास्ट के नाम से, प्रोटोप्लास्ट के नाम से, पेरीप्लाज्मी के नाम से, फिर प्लाज्मोलेमा के नाम से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, पेरीप्लाज्मी या फिर प्लाज्मोलेमा। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर आप कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित, ठीक है, ठीक नीचे स्थित जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है, अब इसका राइट आंसर ऐसे ही याद कर सकते हो, जीव द्रव्य, ठीक है, यानी जो प्लाज्मा होता है, जीव द्रव्य प्लाज्मा मान सकते हो और झिल्ली क्या होती है, लेमा होती है। अर्थात यहाँ अगर आप पूछता है कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित जीव द्रव्य झिल्ली को किस नाम से जाना है, तो उसे जाना है प्लाज्मा लेमा के नाम से। किस नाम से जाना है, प्लाज्मा लेमा के नाम से जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है, अर्थात ये साइटोकाइनेसिस होता क्या है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस होता क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का लुप्त होना होता है या फिर केंद्र का लुप्त होना होता है। जल्दी से बताएंगे साइटोकाइनेसिस होता क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का लुप्त होना होता है, फिर केंद्र का लुप्त होना होता है। जल्दी से बताएंगे साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है। तो इसी वर्ड में छिपा हुआ है इसका अर्थ। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। साइटो मतलब कोशिका, ठीक है, साइटो मतलब कोशिका है, अर्थात यहाँ कोशिका उससे ही संबंधित होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। तो साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोकाइनेसिस अर्थात यहाँ कोशिका द्रव्यों का विभाजन ही क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। इसे कैसे याद रखोगे यार, साइटो का मतलब कोशिका, ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखना कि साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। एक दो बार रिपीट करोगे तो इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है तो उसे आप एक या दो बार क्लियर कर लीजिए, एक दो बार रिपीट कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पादप कोशिका के केंद्र में स्थित रिक्तिका के चारों ओर स्थित जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है, रिक्तिका के चारों ओर स्थित जीव द्रव्य झिल्ली को किस नाम से जाना है, ठीक है। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा है पादप कोशिका के केंद्र में स्थित रिक्तिका होती है तो इसके स्थित जो चारों तरफ, ठीक है, इसकी स्थित जो चारों तरफ को झिल्ली होती है, जीव द्रव्य झिल्ली, तो इसको किस नाम से जाना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे हाइमोप्लास्ट के नाम से, एक्टोप्लास्ट के नाम से, टोनोप्लास्ट के नाम से, फिर कोशिका झिल्ली के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि रिक्तिका के चारों ओर स्थित जीव द्रव्य झिल्ली को किस नाम से जाना है, हाइनोप्लास्ट के नाम से, एक्टोप्लास्ट के नाम से, टोनोप्लास्ट के नाम से, फिर कोशिका द्रव्य के नाम से। जल्दी से पाएंगे किस नाम से जाना है रिक्तिका के चारों ओर स्थित जीव द्रव्य झिल्ली को। तो यहाँ अगर आप रिक्तिका के चारों ओर स्थित जीव द्रव्य झिल्ली को तो इसे बोला जाता है यहाँ टोनोप्लास्ट। किस नाम से जाना है, टोनोप्लास्ट के, ठीक है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बताया है उसका राइट आंसर है क्या होता है यहाँ, अगर आप रिक्तिका के चारों ओर स्थित जीव द्रव्य झिल्ली तो इसे बोला जाता है यहाँ टोनोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है। हमने बताया था पिछली वीडियो में क्या रहा, अगर आपसे पूछता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो टाइड में तो क्या होता है और साइड में क्या होता है, पहले आप बता दीजिए। जल्दी से बताएंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षारक मात्र से, शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक से, शर्करा और फास्फेट से, फिर शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से। जल्दी से बताएंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षारक से, शर्करा फास्फेट नाइट्रोजन क्षारक से, शर्करा और फास्फेट से, फिर शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से। जल्दी से बताएंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ अगर आप पूछते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक होता है टाइड, एक होता है साइड। तो यहाँ टाइड की जब भी बात की जाए, ठीक है, टाइड की जब भी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है, ठीक है। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे टाइड के बारे में पूछा जा रहा है तो टाइड का मतलब होता है फॉस्फेट समूह होगा। अर्थात यहाँ अगर आप पूछते हैं न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, अर्थात यहाँ शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर यहाँ न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था न्यूक्लियोसाइड, तो साइड क्या होता है यहाँ, साइड जिसमें क्या होता है फॉस्फेट समूह नहीं होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होता है, फोर्थ ऑप्शन, ओके। अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, तो साइड का जो राइट आंसर होता है यहाँ ये होता है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा मिलकर यहाँ न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और अगर आपसे पूछता है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण याद रखना शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक मिलकर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, टाइड में यहाँ फॉस्फेट समूह आता है और साइड में फॉस्फेट समूह नहीं आता है, ओके। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एक यूकेरियोटिक, ठीक है, एक यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषणी वर्णक स्थित होते हैं। ये आपको बताना है, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है प्रकाश संश्लेषणी वर्णक। तो जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषणी वर्णक कहाँ पर स्थित होते हैं। डायरेक्ट मैं हिंट दे देता हूँ यार, हाँ, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है। आपको इससे जो राइट आंसर ये पता चल जाएगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है। आपको पता है कि लाइट रिएक्शन होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो यार हाँ, लाइट रिएक्शन जहाँ पर होती है उसका यही आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। यहाँ यही आपसे पूछा जा रहा है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषणी वर्णक कहाँ पर स्थित होते हैं, अर्थात यहाँ लाइट रिएक्शन है, जो पिगमेंट होते हैं वहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। झिल्ली क्षेत्र में, स्ट्रोमा में, ग्रेना क्षेत्र में, फिर इंटरग्रेना में। जल्दी से बताएंगे कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषणी वर्णक कहाँ पर स्थित होते हैं। झिल्ली क्षेत्र में, स्ट्रोमा में, ग्रेना क्षेत्र में, फिर इंटरग्रेना में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं लाइट, ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना या थाइलेकोइड में होती है। कहाँ पर होती है, ग्रेना या फिर थाइलेकोइड के नाम होती है। इसको भी जरूर ध्यान रखना, थाइलेकोइड, ओके, थाइलेकोइड या फिर ग्रेना क्षेत्र में होती है लाइट रिएक्शन। और अगर आपसे पूछता है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। याद हाँ, दोनों से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना या थाइलेकोइड में। कहाँ पर होती है, ग्रेना या थाइलेकोइड में होती है। अगर आपसे पूछता है डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, और लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना या थाइलेकोइड में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कोशिका चक्र का महत्वपूर्ण भाग। कोशिका चक्र का महत्वपूर्ण भाग जो सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, वह कौन सा होता है। मेटाफेज होता है, इंटरफेज होता है, एनाफेज होता है, प्रोफेज होता है। अर्थात यहाँ कोशिका चक्र का वह कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जो कि सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देता है। मेटाफेज होता है, इंटरफेज होता है, एनाफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी बताएंगे कि कोशिका चक्र का महत्वपूर्ण भाग जो सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देता है वो कौन सा होता है। मेटाफेज होता है, इंटरफेज होता है, एनाफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो अगर आप दिखाई नहीं देता है तो कौन सा भाग होता है, कौन सा हिस्सा होता है, ये होता है इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज अवस्था होती है, इसे यहाँ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज है पाचक एंजाइम जिस कोशिकांग में उपस्थित होते हैं वह कौन सा एंजाइम, वह कौन सा कोशिकांग होता है। तो जल्दी बताएंगे कि पाचक एंजाइम किस में पाए हैं, ऑक्सीसोम में, परोक्सीसोम में, गोल्जिकाई में, फिर लाइसोसोम में। जल्दी बताएंगे कि ऑक्सीसोम में, परोक्सीसोम में, गोल्जिकाई में, फिर लाइसोसोम में। जल्दी बताएंगे पाचक एंजाइम किस में पाए हैं, पाचक एंजाइम किस में पाए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम की जब भी बात की जाए तो पाचक एंजाइम किस में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं। किस में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं। इसलिए यहाँ लाइसोसोम को एक और अन्य नाम से जाना सा है, ठीक है, एक और अन्य नाम से जाना सा है। और क्या होता है इसका, आत्मघाती थैली। क्या होती है, आत्मघाती थैली, क्योंकि यहाँ इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए यहाँ लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, या फिर सुसाइडल बॉडी। क्या होता है यहाँ, सुसाइडल बॉडी के नाम से भी इसे जाना सा है, ठीक है। इसलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है आत्मघाती थैली कौन से बोला जाता है, आत्मघाती थैली कोशिकांग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे माना जाता है, लाइसोसोम को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विनिमय की क्रिया होती है समसूत्री विभाजन में, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में, फिर असूत्री विभाजन में, ठीक है। हमने अभी क्वेश्चन क्लियर किया था कि जीन विनिमय होता क्या है, गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों के अदला बदली क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विनिमय की क्रिया किस में होती है, समसूत्री विभाजन में होती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में होती है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में होती है, फिर असूत्री विभाजन में होती है। जल्दी बताएंगे कि विनिमय की क्रिया कहाँ पर होती है, किस में होती है। राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं विनिमय, ठीक है, विनिमय क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली को विनिमय बोला जाता है। और विनिमय की अगर आपसे पूछता है कहाँ पर होती है, तो ये होती है यहाँ प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में। किसमें देखने को मिलती है, प्रथम अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसी में यहाँ विनिमय क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं। जल्दी बताएंगे जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं, क्रोमोनेमेटा में, कॉन्ट्रियोसोम्स में, राइबोसोम्स या फिर स्पिरोसोम्स में। जल्दी बताएंगे जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं, क्रोमोनेमेटा में, कॉन्ट्रियोसोम्स में, राइबोसोम्स में या फिर स्पिरोसोम्स में। जल्दी बताएंगे जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर आप जीन्स के बारे में, तो जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं, यहाँ क्रोमोनेमेटा में। कहाँ पर होते हैं, अगर आप जीन्स के बारे में, तो जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं, क्रोमोनेमेटा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है क्रोमेटिन धागे, ठीक है, क्रोमेटिन धागे होते हैं तो ये किससे मिलकर बनते हैं। जल्दी बताएंगे क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं, धागे होते हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं,
ग्लाइकोप्रोटीन से बनकर बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है, फिर फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। जल्दी समझेंगे कि क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं यार, हाँ क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं या फिर क्रोमेटिन जो धागे होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन से या फिर फॉस्फोलिपिड से। जल्दी समझेंगे क्रोमेटिन तंतु या फिर क्रोमेटिन धागे किससे मिलकर बने होते हैं? तो यहाँ अगर आपसे पूछता है क्रोमेटिन धागे तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की। किससे होते हैं यहाँ? अगर आपसे पूछता है क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन तंतु, तो इनका निर्माण होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। किसका निर्माण होता है यहाँ? न्यूक्लियोप्रोटीन से क्रोमेटिन तंतु या फिर क्रोमेटिन धागों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है मियोटिक प्रोफेज में होता है, माइटोटिक प्रोफेज में होता है, माइटोटिक एनाफेज में होता है, फिर माइटोटिक एनाफेज फर्स्ट में होता है। जल्दी बताएंगे सेंट्रोमियर का। ठीक है, सेंट्रोमियर का विभाजन के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी बताएंगे सेंट्रोमियर का विभाजन कहाँ पर होता है? मियोटिक प्रोफेज में होता है, माइटोटिक प्रोफेज में होता है, माइटोटिक एनाफेज में होता है, फिर माइटोटिक एनाफेज फर्स्ट में होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी? सेंट्रोमियर का विभाजन कहाँ पर होता है? मियोटिक प्रोफेज में होता है, माइटोटिक प्रोफेज में होता है, माइटोटिक एनाफेज में होता है, फिर माइटोटिक एनाफेज फर्स्ट में होता है। यहाँ अगर आप सोचते हैं सेंट्रोमियर का विभाजन, तो यहाँ इसका जो डिवीजन होता है, इसका जो विभाजन होता है सेंट्रोमियर का, ये होता है माइटोटिक एनाफेज में। किस में होता है यार? माइटोटिक एनाफेज में होता है, न कि माइटोटिक एनाफेज फर्स्ट में होता है। किस में होता है यार? माइटोटिक एनाफेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सजीवों में। ठीक है, सजीवों में कोशिका कला किसकी मिली बन के होती है? जल्दी बताएंगे कि सजीवों में कोशिका कला किसकी बनी होती है? जल्दी बताएंगे लिपिड की द्विआण्विक परत की, लाइपोप्रोटीन की त्रिझिल्ली की, प्रोटीन की द्विस्तरीय परत से, या फिर लाइपोप्रोटीन की एकल झिल्ली से। जल्दी से बताएंगे कि सजीवों में कोशिका कला किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड की द्विआण्विक परत से, लाइपोप्रोटीन की त्रिझिल्ली से, प्रोटीन की द्विस्तरीय परत से, या फिर लाइपोप्रोटीन की एकल झिल्ली से। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा कि सजीवों में कोशिका कला किससे मिलकर बनी होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ अगर आप सोचता है कोशिका कला तो ये मिलकर बनी होती है लाइपोप्रोटीन की एकल झिल्ली से। किससे मिलकर बनी होती है? यहाँ लाइपोप्रोटीन की एकल झिल्ली से। कौन सा है आपका राइट आंसर? फोर्थ ऑप्शन, लाइपोप्रोटीन की एकल झिल्ली से यहाँ कोशिका कला बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है काइजमेटा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे काइजमेटा कहाँ पर देखने को मिलता है, अर्थात कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है काइजमेटा? ठीक है, काइजमेटा आपको बताना है, तो जल्दी बताएंगे जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में, लेप्टोटिन में या फिर पेकाइटिन में। जल्दी बताएंगे काइजमेटा कहाँ पर देखने को मिलता है? जाइगोटिन अवस्था में, डिप्लोटिन अवस्था में, लेप्टोटिन अवस्था में, फिर पेकाइटिन अवस्था में। जल्दी बताएंगे काइजमेटा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा यार काइजमेटा के बारे में, तो किस में होता है यार? काइजमेटा दिखाई देते हैं डिप्लोटिन अवस्था में। किस में देखने को मिलता है यार? हाँ, काइजमेटा की अगर आपसे पूछा रहा है तो डिप्लोटिन अवस्था में। किस में देखने को मिल रहा है? डिप्लोटिन अवस्था में काइजमेटा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्लोरोप्लास्ट का रंगहीन भाग। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का रंगहीन भाग कहलाता है ग्रेना, अभिक्रिया केंद्र, प्रकाश संश्लेषण इकाई या फिर स्टोमा। जल्दी बताएंगे क्लोरोप्लास्ट का रंगहीन भाग क्या कहलाता है? ग्रेना, अभिक्रिया केंद्र, प्रकाश संश्लेषण इकाई या फिर स्टोमा। जल्दी बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए क्लोरोप्लास्ट का रंगहीन भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ अगर आप रंगहीन भाग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऐसे सोच सकते हो यहाँ रंगहीन भाग होगा जहाँ पर क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, हमने बताया था डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो इससे आपको पता लगा सकते हो इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ? स्ट्रोमा। क्योंकि यहाँ अगर आपसे पूछता है रंगहीन भाग कौन सा होता है, तो स्ट्रोमा ये होता है। इसलिए यहाँ रंगहीन भाग होने के कारण यहाँ इसमें डार्क रिएक्शन होती है। क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है, जबकि यहाँ लाइट रिएक्शन किसमें होती है? ग्रेना में होती है। ठीक है, रंगहीन भाग कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट का रंगहीन भाग होता है स्ट्रोमा, इसलिए यहाँ इसमें डार्क रिएक्शन होती है, जबकि लाइट रिएक्शन यहाँ ग्रेना पार्ट में होती है, जो कि यहाँ कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल होता है, इसलिए यहाँ इसमें लाइट रिएक्शन होती है, और ये कलरलेस होता है, इसलिए यहाँ इसमें डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे। जल्दी बताएंगे किसके द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया शब्द? बेंडा के द्वारा, जैनसन के द्वारा, लैडरबर्ग के द्वारा, फिर हिलियर के द्वारा। जल्दी बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बेंडा के द्वारा, जैनसन के द्वारा, लैडरबर्ग के द्वारा, फिर हिलियर के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया ये। जल्दी बताएं राइट आंसर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ अगर आपसे बताए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, तो ये प्रतिपादित किया गया था सी बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सी बेंडा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर भी एक विशेषता दे रखी है आपको अवस्था की, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताता है कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना तथा गुणसूत्रों का संघनन होना और फिर से प्रकट हो जाना, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना, गुणसूत्रों का संघनन होना और फिर से वापस प्रकट हो जाना, ये क्रिया किस में देखने को मिलती है, किस अवस्था में देखने को मिलती है, ये आपको बताना है, ठीक है। केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का पहले तो लुप्त होना, फिर होता है गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है और फिर वापस वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये क्रिया किस में देखने को मिलती है, किस अवस्था में देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे प्रोफेज में, इंटरफेज में, टीलोफेज में, फिर मेटाफेज में। जल्दी से पाएंगे प्रोफेज में, इंटरफेज में, टीलोफेज में, फिर मेटाफेज में। अर्थात केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना, गुणसूत्रों का संघनन हो रहा और इनका फिर से वापस से प्रकट हो जाना, ये किस अवस्था में देखने को मिलता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो ये होता है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात यहाँ प्रोफेज अवस्था में होता है। अगर आपसे पूछता है यहाँ केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना और फिर से प्रकट हो जाना, डायरेक्ट आपको यहाँ केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना और फिर से प्रकट हो जाना क्या कहलाता है, यहाँ प्रोफेज कहलाता है, ठीक है। प्रोफेज अवस्था में ये सभी क्रिया देखने को मिलती है और यहाँ ये जो मेन कैरेक्टर किसके होते हैं, ये प्रोफेज अवस्था के ही होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त हो जाना और फिर से वापस प्रकट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाटसन व क्रिक की खोज से, वाटसन व क्रिक की खोज से यह प्रमाणित हुआ है कि डीएनए, ठीक है। क्या प्रमाणित हुआ है, यहाँ पर यह पूछा गया आपसे कि क्या प्रमाणित किया है वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ द्विहेलिक्स मॉडल की खोज की थी वाटसन और क्रिक के द्वारा, ठीक है। वाटसन और क्रिक के द्वारा द्विहेलिक्स मॉडल की खोज की गई थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रमाणित क्या हुआ इससे, कि इसने खोज तो की, ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रमाणित क्या हुआ था, इससे यहाँ इन्होंने खोज की थी उससे प्रमाणित क्या हुआ है, ये ही आपसे पूछा गया है। एक आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, द्विकुंडली संरचना होती है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा युक्त होता है डीएनए, एमआरएनए पाया जाता है डीएनए। जल्दी से बताएंगे इनके द्वारा यानी क्या प्रमाणित किया गया था डीएनए के बारे में, यानी क्या प्रमाण दिया गया था इनके द्वारा वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो जैसा कि हमने बताया द्विहेलिक्स मॉडल दिया गया था, ठीक है। द्विहेलिक्स मॉडल दिया गया था मतलब द्विकुंडलित, क्या होता है द्विहेलिक्स मॉडल मतलब द्विकुंडलित, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, द्विकुंडली संरचना। अर्थात इन्होंने प्रमाणित किया था डीएनए क्या होता है, एक द्विकुंडली संरचना होती है। क्या प्रमाण दिया था इन्होंने यहाँ कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक विविधोतक में, ठीक है, एक विविधोतक में 256 कोशिकाओं के निर्माण हेतु कितना विभाजन की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट इसे समझ लीजिए, यहाँ पर पूछा गया यहाँ एक विविधोतक में 256 कोशिकाओं के निर्माण हेतु कितने विभाजन की आवश्यकता होती है, 9 की, 16 की, 8 की या फिर 15 की। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा कि 256 कोशिकाओं के निर्माण हेतु कितने विभाजन की आवश्यकता होती है, 9 की, 16 की, 8 की या फिर 15 की। तो यहाँ अगर आपसे 256 कोशिकाओं के निर्माण के लिए, तो यहाँ 256 निर्माण कोशिकाएं होंगी, तो इसके लिए यहाँ 8 विभाजन किए जाएंगे, ठीक है। 8 विभाजन की आवश्यकता होती है। अगर आपसे 256 कोशिकाएं, तो इनके लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होती है, 8 विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोशिकांग, वह कोशिकांग जिनका कार्य स्त्रावण होता है, वह कौन सा कोशिकांग है जिनका कार्य केवल स्त्रावण का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड दे रखा है स्त्रावण, तो जल्दी से बताएंगे वह कौन सा कोशिकांग है जिसका कार्य क्या होता है, स्त्रावण का होता है, लाइसोसोम का, ऑक्सीसोम का, राइबोसोम का, फिर गोल्जी का। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि कोशिकांग जिनका कार्य स्त्रावण होता है वह कौन सा कोशिकांग है, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम, राइबोसोम, फिर गोल्जी का। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा आपका। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं कोशिकांग जिसका कार्य स्त्रावण होता है, ठीक है, स्त्राव का कार्य कौन करता है, गोल्जी काय करता है। कौन से करता है, यहाँ गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी काय करता है। वह कोशिकांग जिसका कार्य क्या होता है यहाँ स्त्रावण, तो वह कौन सा होता है, गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है, जिसकी खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कौन सा क्षारक है जो आरएनए में तो उपस्थित रहता है, ठीक है, ऐसा कौन सा क्षारक है जो कि यहाँ आरएनए में तो उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है। तो पहले आप देख लीजिए नाइट्रोजन क्षारक ऐसा कौन सा है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, फिर यूरेसिल होता है। जल्दी बताएंगे कि ऐसा कौन सा क्षारक है, ठीक है, ऐसा कौन सा क्षारक है जो कि यहाँ आरएनए में तो उपस्थित होता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है, वह कौन सा होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, फिर यूरेसिल होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा कि ऐसा कौन सा क्षारक है आरएनए में तो उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, कौन सा होता है। तो ये होता है ना यूरेसिल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ अगर आप सोचते हैं आरएनए और
डीएनए में। तो यहाँ एक ही नाइट्रोजन सारा का डिफरेंस रहता है दोनों में, और वो कौन सा होता है यहाँ आरएनए में तो पाया जाता है यूरेसिल, और अगर बात करते हैं यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है थायमिन। क्योंकि यहाँ अगर आपसे पूछता है यानी किस में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, और अगर आपसे पूछता है डीएनए, तो डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन होता है, अर्थात यूरेसिल नहीं होता है बल्कि क्या होता है, इसमें थायमिन होता है। और अगर आपसे आरएनए में, तो आरएनए में यहाँ थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता है। क्या होता है, थायमिन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, यूरेसिल होता है। और आरएनए में अगर आपसे पूछता है क्या होता है डिफरेंस, तो एक मात्र का होता है यूरेसिल और थायमिन का। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, क्या है, यूरेसिल और थायमिन का होता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, और अगर आपसे पूछता है डीएनए में, तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। डिफरेंस केवल एक का होता है, यूरेसिल और थायमिन का। थायमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछता है आरएनए में, तो आरएनए में क्या होता है यार, हाँ ये होता है यूरेसिल। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पादप शरीर में अर्धसूत्री विभाजन प्रदर्शित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कि पादप शरीर में अर्धसूत्री विभाजन प्रदर्शित करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। शिखाकर होती है, स्पोरोसाइट्स कोशिकाएं होती है, मूल शिखाकर कोशिकाएं होती है, फिर एंड्रोसाइट कोशिकाएं होती है। जल्दी से बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, शिखाकर द्वारा, स्पोरोसाइट्स के द्वारा, मूल शिखाकर द्वारा, फिर एंड्रोसाइट्स के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि पादप शरीर में, ठीक है, पादप शरीर में जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, शिखाग्र कोशिकाओं में, स्पोरोसाइट्स कोशिकाओं में, मूल शिखाग्र कोशिकाओं में, फिर एंड्रोसाइट्स कोशिकाओं में। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है शिखाग्र अर्थात यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, अर्थात यहाँ अर्धसूत्री विभाजन किस में देखने को मिलता है, स्पोरोसाइट्स कोशिकाओं में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, स्पोरोसाइट्स जो कोशिकाएं होती है, तो यहाँ इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है दो समजात गुणसूत्रों के बीच हुई आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि दो समजात गुणसूत्रों के बीच हुई आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, विनिमय के नाम से, डिलीशन के नाम से, सूत्र विगमन के नाम से, फिर डाइकाइनेसिस के नाम से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अभी हमने 2 बार क्लियर किया है, एक बार नहीं 2 बार इसे क्लियर किया है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था, अगर आप आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान को, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, विनिमय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान को किस नाम से जाना जाता है, जीन विनिमय या फिर विनिमय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कोशिका की विभिन्न उपापचय की क्रियाओं हेतु ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड को ध्यान रखो आप, यहाँ पर आपसे पूछा है एनर्जी के बारे में। ठीक है, ऊर्जा उपलब्ध कौन कराता है, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस इस पर फोकस कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस केवल फोकस करना है ऊर्जा पर, अर्थात आपको ये पता करना है कि ऊर्जा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो जल्दी से बताएंगे, लियोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, हरित लवक के द्वारा, फिर एवर्णी लवक के द्वारा। ठीक है, अगर आपने एक वर्ड भी फोकस कर लिया है कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, आपको पता होगा एनर्जी हाउस यानी जो पावर हाउस किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। अर्थात यहाँ जितनी भी, यहाँ रखा कि कोशिका में जितनी भी जो क्रियाएं होती है उनके लिए जो यहाँ एनर्जी का कार्य करता है, एनर्जी या फिर यहाँ ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इस नाम से जाना जाता है, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है यहाँ पावर हाउस के नाम से, फिर कोशिका का शक्ति गृह यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति गृह फिर पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जब सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होते हैं तब गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जब मिड में होता है, अर्थात यहाँ जब सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होते हैं तब गुणसूत्र क्या कहलाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, एसेंट्रिक के नाम से, टीलोसेंट्रिक के नाम से, एंटीकोडोन के नाम से, फिर मेटासेंट्रिक के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि जब सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होते हैं तब गुणसूत्र क्या कहलाता है, एसेंट्रिक के नाम से, टीलोसेंट्रिक के नाम से, एंटीकोडोन के नाम से, फिर मेटासेंट्रिक के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि जब सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होते हैं, ठीक है, मध्य में, तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर क्लियर हो जाएगा। मध्य, तो मध्य क्या होता है, मेटा होता है। मध्य क्या होता है, मिड होता है, मेटा होता है। डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है कि मध्य क्या होता है, मेटा होता है, मिड होता है। अर्थात याद रखना आपका राइट आंसर क्या है, मेटासेंट्रिक। अगर याद रखना कि अगर आपसे पूछता है सेंट्रोमेयर जब मध्य में होते हैं तो इसको कैसे सोल्व करोगे यार, मध्य मतलब मिड या मेटा। क्या होता है, मध्य मतलब मिड या मेटा। अर्थात जब सेंट्रोमेयर मध्य में होंगे तो इस अवस्था को किस नाम से जाना है, मेटासेंट्रिक के नाम से। किस नाम से जाना है, मेटासेंट्रिक के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया समसूत्री विभाजन की
कौन सी अवस्था, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कोशिका के मध्य कौन सी अवस्था में होते हैं। मध्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सी अवस्था होती है जिसमें यहाँ गुणसूत्र मध्य में होते हैं। टेलोफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में या फिर एनाफेज में। तो ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया है कि मध्य में होते हैं, तो उसे किस नाम से जाना है, मेटाफेज के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, जब यहाँ समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में यहाँ गुणसूत्र जब मध्य में होंगे तो उसको किस नाम से जाना है यहाँ। अगर कोशिका में यहाँ गुणसूत्र मध्य में स्थित है तो हमने अभी बताया था मिड या मेटा, मिड या मेटा, अर्थात यहाँ जब कोशिका के मध्य होते हैं तो इसे बोला जाता है मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोशिका विभाजन की अवस्था जो कोशिका द्रव्य विभाजन के ठीक पूर्व होती है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए कि कोशिका विभाजन की ऐसी अवस्था जो कोशिका द्रव्य विभाजन के ठीक पूर्व होती है, वह कौन सी अवस्था होती है। कोशिका विभाजन की ऐसी अवस्था जो कोशिका द्रव्य विभाजन के ठीक पूर्व होती है, वह कौन सी अवस्था होती है। एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या फिर टेलोफेज। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है कि ऐसी कौन सी अवस्था है यहाँ जिसका, अर्थात कोशिका विभाजन की अवस्था जो कोशिका द्रव्य विभाजन के ठीक पूर्व होती है, वह कौन सी अवस्था होती है। एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या फिर टेलोफेज। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ ये होती है टेलोफेज। क्या होती है, अगर आप सोचते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन के ठीक पूर्व क्या होती है, तो क्या होती है यहाँ टेलोफेज अवस्था होती है। क्या होती है, टेलोफेज अवस्था होती है। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से कोशिका चक्र की सिंथेसिस अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड हाईलाइट किया गया है कि सिंथेसिस अवस्था कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि कोशिका चक्र की सिंथेसिस अवस्था कौन सी होती है, अर्थात सिंथेसिस अवस्था में होता क्या है ये आपको बताना है। गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, गुणसूत्र जोड़ों में स्थित हो जाते हैं, डीएनए का द्विगुणन हो जाता है या फिर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है कोशिका चक्र की सिंथेसिस अवस्था में क्या हो जाता है, सिंथेसिस अवस्था में होता क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, गुणसूत्र जोड़ों में स्थित हो जाते हैं, डीएनए का द्विगुणन होता है, फिर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं कोशिका चक्र की सिंथेसिस अवस्था में, तो इसमें क्या होता है यहाँ द्विगुणन हो जाता है। जो डीएनए होता है तो इसका क्या होता है, द्विगुणन हो जाता है। क्या होता है यहाँ, डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। अगर आप सोचते हैं सिंथेसिस अवस्था में, तो सिंथेसिस अवस्था में क्या होता है यहाँ, डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सिनेप्सिस की क्रिया होती है। ठीक, किसमें देखने को मिलती है, आपको बतानी है कि सिनेप्सिस की क्रिया किस अवस्था में देखने को मिलती है। जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में, पेकाइटिन में, फिर लाइप्टोटिन में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या होगा। सिनेप्सिस की क्रिया क्या होती है, अर्थात कहाँ पर होती है, किस अवस्था में होती है। जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में, पेकाइटिन में, फिर लाइप्टोटिन में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। सिनेप्सिस कहाँ पर देखने को मिलती है, किस अवस्था में देखने को मिलती है। जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में, पेकाइटिन में, फिर लाइप्टोटिन में। तो यहाँ अगर आप सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस किस में देखने को मिलती है, जाइगोटिन अवस्था में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, जाइगोटिन में। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ यार जो आज का हमारा टॉपिक है सेल, तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पता है सेल काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसे 3 या 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसे हम क्लियर करेंगे कंप्लीट 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में हमें इसे क्लियर करेंगे, इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट में जब भी आओ आप टेस्ट की तैयारी करके आना। ठीक है, सेल टॉपिक आपको पढ़ के आना है जब भी आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और आपको पता है इवनिंग में आपका टेस्ट होता है बायोलॉजी का, तो कल ही होगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, कल आना है जब आपको सेल टॉपिक पढ़ के आना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट जब तक लीजिए हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।